नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। ये जो लेक्चर हमारा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट का होगा। इसके बाद का जो हमारा कैलेंडर का सेकंड लेक्चर होगा वो प्रैक्टिस सेशन पे होगा, यानी प्रैक्टिस सेट पर आधारित होगा। तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको उन प्रश्नों के सोल्यूशन तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर के बारे में दोस्तों बात करें हम, कैलेंडर कह सकते हैं बचपन से जिसका हमने यूज़ किया है। दिन, सप्ताह, माह, वर्ष। दोस्तों यही तो जानकारी हमें ये देता है। इसी में कोई कोई दिन के जगह पे क्या कह देता है, इसी को तिथि कह देता है या डेट कह देता है, यानी तिथियों के बारे में भी जानकारी देता है हमें। ठीक है, तो कैलेंडर कहीं ना कहीं सभी को जानकारी है, लेकिन हमारे कंपटीशन में किस तरीके से कैलेंडर से क्वेश्चन बनते हैं इनको हम लोग देखेंगे इस चैप्टर पे। लेकिन उससे पहले क्या है कि समझते हैं कि दिन क्या है, सप्ताह क्या है, माह क्या है, वर्ष क्या है, जो हमारे कैलेंडर में बदलते रहते हैं। क्या रीज़न है कि हर वर्ष का कैलेंडर हर वर्ष क्यों नहीं यूज़ होता है? भाई अगर कैलेंडर है जो दिन, सप्ताह, माह, वर्ष के बीच में संबंध बताता है तो हर वर्ष कैलेंडर नया क्यों आ जाता है? क्या क्या चीज़ें होती हैं कैलेंडर की, इस जानकारियों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं दिन के बारे में, तो आप सबको पता है कि हमारे यहाँ जो दिन के बारे में अगर हम बात करें तो 7 दिन होते हैं कुछ इस तरीके से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, या इसी को कहते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और दोस्तों रविवार। यही तो दिन होते हैं। कोई नई बात हमने आपको नहीं बताया ना, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे समझेंगे, कैलेंडर में इनको कोड के द्वारा जानेंगे हम सब। जैसे सोमवार को 1 से, मंगलवार को 2 से, बुधवार को 3 से, गुरुवार को 4 से, शुक्रवार को 5 से और शनिवार को 6 से, और 7 या 0 मतलब रविवार होता है दोस्तों। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा इन दिनों का कॉन्सेप्ट बना वो क्या है, सप्ताह को बनाता है। यानी जब दिनों के बारे में हम बात करते हैं, इन्हीं 7 दिनों से क्या बनता है दोस्तों, सप्ताह बनता है। आप सबको भली भांति पता है कि सप्ताह क्या होता है, दिनों का समूह ही क्या कहलाता है, आपका सप्ताह कहलाता है। और वो दिन होते कितने, वो 7 होते हैं, जिसको आपने देखा कोडिंग के तौर पर। तो यानी जानकारी के तौर पे दोस्तों हमने दिन क्या होते हैं इसको देखा, सप्ताह क्या होता है इसके बारे में जानकारी मिली। जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनेगा वो इनका कोडिंग होगा। 1 का मतलब क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है और 5, 6, 7 क्या है। अब आते हैं दोस्तों माह पर। आपको पता है कि जैसे हमने सप्ताह को जाना, तो सप्ताह से ही मिलकर क्या बनता है, आपका माह बनता है, या महीना जिसे कहते हैं, यानी मंथ कहते हैं। तो समझते हैं कि महीने में क्या क्या खासियत होता है। आप सबको पता है कि दिन की ही इकाइयों से शुरू करके हम लोग वर्षों तक पहुंचते हैं। तो समझिएगा कि माह में किस तरीके से या महीने में इन दोनों का क्या रोल होता है। आपको पता है कि अगर कोई भी साल है तो उसमें जो महीने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वो महीने जो होंगे कुछ इस तरीके से, या तो वो 31 के होंगे, या तो वो 30 के होंगे, या तो वो आपके 29 के होंगे, या तो 28 के होंगे।
इसके अलावा दोस्तों आपने कभी भी किसी महीने में दिनों की संख्या नहीं सुनी होगी। उसका रीज़न होता है दोस्तों, क्योंकि जो कैलेंडर्स हमारा बना है उनको सोच विचार कर बनाया गया है। और जहाँ पे देखिए 31 दिन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर वो जनवरी महीना है, ठीक है। अब उसमें अगर 31 दिन है तो उसमें सप्ताह में जब आप तोड़ते हैं तो यानी 31 को आप क्या करते हैं 7 से भाग दे देते हैं, 4 बार पूरा पूरा चला जाता है तो क्या हो जाता है आपका 4 सप्ताह और 3 दिन अतिरिक्त बच जाते हैं। तो समझिएगा। तो अब दोस्तों जैसे आपका 4 सप्ताह बन जाता है, इसका मतलब उस महीने में आने वाले जितने भी दिन हैं वो सब के सब कितने 4-4 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब वो क्वेश्चन आपका यहीं से अगर बनता है तो अब देखिएगा इसके बाद जो शेष आपके 3 दिन बचे हुए हैं वो उस महीने के 5वें दिन के रूप में होते हैं। यहीं से प्रश्न की शुरुआत होती है। छोटी छोटी चीज़ों से समझने का प्रयास करिएगा। अगर क्वेश्चन में कहा जाए किसी माह का पहली तारीख को क्या है सोमवार है, तो उस माह में कुल कितने सोमवार होंगे? तो दोस्तों सोमवार क्या होगा आपका 5 होगा। इसके बाद के दिन भी क्या होंगे 5-5 होंगे। तो देखिएगा कि शुरुआत जिससे होती है उस पर एंडिंग करने के बाद 28 का जो आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसके बाद वो दिन रिपीट होते हैं। यानी कह सकते हैं अगर कोई माह आपका 31 का है तो उसमें आपके कितने दिन ऐसे पड़ेंगे जिनकी संख्या 5 होंगी, तो वो 3 दिन होंगे। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कौन से दिन होंगे देखेंगे। यही कंडीशन आपकी आ जाती है। अगर वो महीना आपका किसका है 30 का है, जैसे लिख सकते हैं आप अप्रैल मान लेते हैं, वो 30 का जो महीना है वो आपका अप्रैल होता है। तो फिर वही कंडीशन इसमें भी क्या होगा 30 का लेंगे 7 से भाग देंगे तो 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा, यानी 4 सप्ताह हो जाएंगे और 2 दिन क्या हो जाएंगे शेष बच जाते हैं। यानी उस माह के 2 दिन ऐसे होंगे जो 5-5 पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बात आ जाती है आपकी 28 और 29 की। देखिए 28 में ऐसी कोई नौबत नहीं होगी और 29 में ऐसी कंडीशन आपकी बनेगी, और बनेगी तो केवल क्या होगा मात्र एक दिन आपका जो होगा वो क्या पड़ेगा सप्ताह का 5वें दिन के रूप में होगा। और ये जो 28 और 29 की कंडीशंस आती है दोस्तों, केवल एक महीने में ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, वो किसमें फरवरी में। फरवरी का प्रोसेस आपका 28 का होता है या 29 का होता है। अभी हम लोग इसको भी वर्षों के जानकारी में देखेंगे। यानी अगर बात करें 29 दिन किस में पड़ेंगे तो फरवरी में, या 28 दिन किस में पड़ेंगे तो फरवरी में पड़ेंगे। तो यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देना चाहते थे हम, वो ये देना चाहते थे कि जिसको आप समझिएगा। अगर महीनों में दिनों की संख्या 31 है तो 3 दिन ऐसे पड़ेंगे जो 5वें पड़ेंगे। 30 की है तो 2 दिन ऐसे पड़ेंगे जो 5वें पड़ेंगे। 29 की तो केवल एक दिन होगा जो 5वां पड़ेगा। 28 में कोई दिन भी नहीं होगा यानी 0 होगा। इस बात को आप समझें और इसको याद रखेंगे। अभी इसका यूज होने वाला है। अब दोस्तों बात आ जाती है किसकी वर्ष की। आपने सुना होगा कि जब भी कैलेंडर के बारे में कोई चर्चा की जाती है या बताया जाता है तो कैलेंडर में 2 तरीके के वर्ष आपने सुने होंगे। एक सामान्य वर्ष या सौर वर्ष के बारे में सुना होगा आपने, या साधारण वर्ष कह सकते हैं। और दूसरा दोस्तों आपने सुना होगा लीप वर्ष या अधिवर्ष के बारे में। तो समझ लेते हैं अब वर्ष के बारे में कि वर्ष क्या होता है। कैलेंडर की शुरुआत आपकी हो चुकी है और आपको ऐसे ही कैलेंडर के कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। कैलेंडर जैसी जो प्रॉब्लम है आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो समझने का प्रयास करिएगा। चलिए वर्ष क्या होते हैं दोनों को हम लोग एक ही साथ में देखते हैं। वर्ष जो है आपका 2 तरीके का होता है। एक होता है सामान्य वर्ष या कह सकते हैं साधारण वर्ष, या कहते हैं इसी को सौर वर्ष। दूसरा दोस्तों आता है आपका अधिवर्ष या इसी को कहते हैं लीप वर्ष। लीप ईयर। समझिए दोस्तों साधारण वर्ष की बात क्या है और लीप वर्ष की क्या बात है।
आपको जानकारी होगी, आप कह रहे होंगे सर क्या समझाना चाहते हैं, तो समझाना ये हम चाहते हैं, सौरवर्ष से हमारा तात्पर्य होता है यानी सूर्य का चक्कर लगाने में जो पृथ्वी को समय लगता है वही सौरवर्ष कहलाता है। वो समय आपको पहले से पता होगा 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। अब 1/4 होने के नाते हम लोग 1/4 को नहीं लेते हैं, टोटल दिनों की बात करते हैं तो 365, यानी हम ये कह सकते हैं, समझिएगा मेरी बात को दोस्तों, कि साधारण वर्ष या सौर वर्ष वो होते हैं जिनमें दिनों की संख्या 365 होती है। ठीक है, सौर वर्ष की कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो टोटल सौर वर्ष में दोस्तों समय कितना होता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकेंड। इसको याद करिएगा और इम्पोर्टेंट नोट करिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है। एक सौर वर्ष का टोटल समय कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका, बाकी हम लोग ऐसे जनरली लिख लेते हैं 365 से 1/4, लेकिन रीजनिंग में जब प्रश्न आएगा तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको सही करना होगा। यानी अब समझते हैं कैसे हम पता करेंगे कि आपका ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, इसकी भी जानकारी हम लोग देखेंगे। पहले यहीं पे समझ लेते हैं कुछ अन्य बातें लीप वर्ष के बारे में। यानी दोस्तों जो हम लोग क्या कर रहे थे, 1/4 1/4 1/4 छोड़ते हुए आ रहे थे। चौथे वर्ष दोस्तों जब 1/4 जुड़ता है तो ये हो जाता है आपका 4/4, यानी एक दिन पूरा पूरा हो जाता है। वही दोस्तों जो एक दिन पूरा पूरा हो जाता है उस वर्ष में आपकी संख्या क्या हो जाती है, दिनों की 366 हो जाती है। यानी लीप वर्ष में जब दिनों की संख्या दोस्तों 366 हो जाती है तो जो वर्ष होता है वो लीप वर्ष कहलाता है। यानी अब आपका 1/4 नहीं छोड़ सकते, चौथे वर्ष में जुड़ जाता है, तो यानी दिनों की संख्या जिन वर्षों में 366 होती है वो आपका लीप वर्ष कहलाता है, यानी हम कह सकते हैं अधिवर्ष कहा जाता है। ये बात आपको पता चल गई। अब दोस्तों थोड़ा सा देखिएगा लीप वर्ष और साधारण वर्ष में दूसरी कंडीशंस क्या आती हैं या किस तरीके से प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं साधारण वर्ष का। साधारण वर्ष में आपने पहला पॉइंट देखा 365 दिन होते हैं। दूसरी कंडीशन देखिएगा दोस्तों, अगर हम इसे सप्ताह में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 365 को आप 7 से भाग देते हैं तो 5 बार जाता है और फिर इसके बाद 2 बार जाता है और फिर एक शेष बच जाता है, और इसी को हम लोग कैलेंडर में विषम दिन के नाम से जानते हैं। विषम दिन, ये याद रखना होगा आपको। यानी कह सकते हैं साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, एक दिन क्या होता है आपका विषम होता है। ठीक है, कंडीशन कैसे पता चलती है, 7 से डिवाइड करके। यही लीप वर्ष में आ जाते हैं तो लीप वर्ष में आप इस चीज को समझ लीजिएगा। साधारण वर्ष की डिफिनेशन पता चल गई होगी आपको कि किस तरीके से हम साधारण वर्ष की कंडीशन को देखा आपने। लीप वर्ष में देखिएगा क्या होता है, दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, 366 हो जाती है। ऐसी कंडीशन प्रति 4 वर्षों बाद होती है। इसमें सप्ताह कितने हो जाते हैं, तो 52 सप्ताह ही रहते हैं, लेकिन विषम दिन की संख्या आपकी 2 बच जाती है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा। अब दोस्तों बात ये आ जाती है कि कैसे पता करेंगे लीप वर्ष है कि आपका नॉन लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है। सिंपल प्रोसेस है, समझिएगा, इसी को आपको ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है, हम कराएंगे भी, 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपको अलग अलग सन दिए होंगे, ईयर दिए होंगे, पूछेगा कौन सा लीप वर्ष है या कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो समझिएगा कंडीशन क्या आती है, एक नोट करके आप इसको नोट कर सकते हैं।
वे वर्ष जो क्या है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं लीप वर्ष कहलाते हैं। और जो आपके 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते वो नॉन लीप वर्ष कहलाते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी है, इनको भी जानिएगा। शताब्दी वर्ष को छोड़कर, कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, जो सारे शताब्दी वर्ष यानी क्या होते हैं 100, 200, 300 या 400 या 1900 या कुछ भी ऐसा हो 2000, ठीक है। अगर वो शताब्दी वर्ष है तो उसको लीप ईयर पता करने के लिए क्या करना होगा, आपको 400 से भाग देना होगा। अगर वो कटता है तो लीप वर्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। नहीं, शताब्दी वर्ष को पता करने के लिए क्या करेंगे, 400 से भाग देते हैं। बस इतनी बातें आप अगर याद रखेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन जो इस तरीके से बनेगा लीप वर्ष और नॉन लीप वर्ष वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को समझने का और आगे प्रयास करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन पूछता है 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के बारे में पूछा जाता है। तो आपने देखा लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, नॉन लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिएगा, महीने में विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ये भी समझ लीजिएगा। जैसे जनवरी है आपकी 30 की हो जाए, 31 की हो जाएगी, 7 से भाग दे देंगे आप इसमें तो 3 दिन हो जाएगा विषम दिन। फरवरी है आपकी, इसमें क्या हो जाएगा आपका 29 या 28 की हो जाएगी, 7 से भाग दे देंगे तो जो शेष बचेगा वो विषम दिन, शेष नहीं बचेगा तो कोई नहीं। मार्च में फिर से दोस्तों आपका 31 हो जाएगा, 7 से भाग देंगे, विषम दिन आपके हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अप्रैल में आपके विषम दिनों की संख्या बात करते हैं तो 30 होती है और इसमें 7 से भाग देंगे तो 2 दिन हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 12 महीने के विषम दिन आपको ज्ञात करना है और आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कौन सा 30 का कौन सा 31 का महीना होता है, आपको याद होना चाहिए। और याद नहीं है तो आप बचपन में आपके दादा बाबा ने या किसी फैमिली मेम्बर ने इस प्रोसेस को बताया होगा, आप ऐसे भी जनवरी फरवरी करके देख सकते हैं। जो आपका ऊपर आता है वो 31 का होता है, जो अंदर जाता है वो 30 का होता है, लेकिन फरवरी अपवाद है। ठीक है, तो ऐसे आप 12 महीने के विषम दिन याद कर लेंगे, क्योंकि जब हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो उसमें ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे आपको बताएंगे, तो फटाफट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमने इसके बारे में जानकारी दी है आपको। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को कैलेंडर के समझ पाएंगे। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। सौ वर्षों के विषम दिन ज्ञात करना। 100 वर्षों में विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहले समझिएगा 100 वर्ष में आपके 76 और 24 यही इंपॉर्टेंट बनता है, 76 और 24 तो नॉन लीप ईयर होते हैं, यानी साधारण वर्ष की संख्या जो होती है दोस्तों वो 76 होती है और लीप वर्ष की जो संख्या होती है वो आपकी 24 होती है। ये भी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या जो होती है 24 होती है, नॉन लीप वर्ष की संख्या 76 होती है। यहाँ अक्सर गलती कर देते हैं बच्चे, 4 से भाग देते हैं और वहाँ पे 75 और 25 का डिवाइड बन जाता है और ये गड़बड़ हो जाता है। तो ये नहीं, आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि 400 जब आपका 100वां वर्ष पड़ेगा तो क्या होगा, शताब्दी होगा, और शताब्दी में 400 से भाग दोगे तो 100 नहीं कटेगा। इसी कारण क्या होता है 76 और 24 का रेशियो आ जाता है। अब यहीं से आप विषम दिन समझिएगा। हमने आपको बताया क्या,
कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो 76 के 76 और 24 गुना कितना हो जाता है, 48। 76 प्लस 48 जोड़ते हैं तो टोटल हो जाता है 124। अब यहाँ 7 से भाग देते हैं तो विषम दिन आपको पता चल जाएगा कैसे। 7 का नम 7 हो जाता है, यहाँ पे बच जाता है 5, फिर हो जाता है आपका 7 49, तो यहाँ पे बच गया 5। यानी दोस्तों याद रखना है 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है। यहाँ माफ करिएगा दोस्तों, पहले 100 वर्ष देखिएगा फिर 400, ठीक है। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, आपकी 5 हो जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे इस चीज को कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 200 में, 300 में, 400 में, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपने 100 के प्रोसेस को जैसे सीखा है बस वही 200 में, 300 में, 400 में अप्लाई कर देना, और कुछ भी नया नहीं है भाई। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको वो तरीका सिखाना जो हमेशा काम आने वाला है और सबसे इजी भी लगे आपको। तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा आप, और मित्रों तक शेयर भी करिएगा जो इसकी जानकारी चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी आपने क्या देखा, 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5। अब दोस्तों 200 में अगर हम बात करेंगे तो इनकी संख्या 5 + 5 हो जाएगी कितनी, 10। 10 को आप 7 से भाग देंगे हो जाएगा 3। तो याद रखना है 100 में 5, 200 में 3, 300 में दोस्तों बात करते हैं तो 5 + 5 + 5 यानी हो जाता है आपका 15। 7 से भाग देते हैं तो हो जाता है आपका 1 दिन। 400 में बात करते हैं तो 400 में दोस्तों 5 + 5 + 5 + 5 तो ये हो जाता है 20। अब ध्यान दीजिएगा, फिर वही कंडीशन 1/4 वाली, यानी इसमें क्या होगा 1/4 1/4 करते हुए चौथे वर्ष में क्या हो जाएगा, 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, 20 + 1 21 हो जाएगा। 21 को 7 से भाग देंगे 0। यानी क्या बात करें, तो ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट बनता है जो आपको भली भांति याद करना है। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 में विषम दिनों की संख्या 3, 300 में विषम दिनों की संख्या 1, 400 में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाती, 0। यानी ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये मुख्य कुछ कॉन्सेप्ट थे आपके कैलेंडर के जिसके बारे में हमने आपको बताया। कुछ एक्स्ट्रा और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन से ऐसे दिन होते हैं जो शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होते हैं। तो दोस्तों वो होता है 2, 4, 6। यानी हम बात करते हैं कोड में तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये जानकारी अभी आप पहले देख लीजिए, तब मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो कैलेंडर का अपलोड करें या हम लोग चर्चा करें प्रैक्टिस सेशन का, तो उसमें अगर ये जानकारियाँ आपको अच्छे से पता होंगी तभी हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो तक हम मिलते हैं और उसमें फिर कैलेंडर के प्रैक्टिस सेशन पे चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।